अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू असेस टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया डेवलप कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, फिजिक्स के अंदर जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो बाज़ औक़ात हमें वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसके अलावा हम कभी कभार वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करते हैं। बाज़ औक़ात हमें वैल्यूज़ की पावर या एक्सपोनेंट को भी सॉल्व करना होता है। इसके अलावा हम वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू भी मेजर करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हम टाइम पीरियड की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट मेजरमेंट्स के फाइनल रिजल्ट्स के अंदर हम अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली सब हेडिंग से, विच इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल अनसर्टेनिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चाहे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें, और इसके बाद आने वाली सब हेडिंग्स जिसमें हम पावर फैक्टर को देखेंगे, एवरेज वैल्यूज को देखेंगे, या फिर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो स्टूडेंट्स आपने इन तमाम सब हेडिंग्स की एक की लाइन याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं की लाइन। स्टूडेंट्स, for addition and subtraction, absolute uncertainties are always added. Absolute uncertainties are always added. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये लाइन हमें कह रही है कि फिजिक्स की मेजरमेंट्स के अंदर हम वैल्यूज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन उन मेजरमेंट्स की रीडिंग्स के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं, दे आर ऑलवेज एडिड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम इसी लाइन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। तो एग्जाम्पल की हेडिंग लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास टू डिस्टेंसेस हैं, x1 एंड x2। अगर x1 की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं प्लस माइनस, जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, प्लस माइनस किसको शो करता है? अनसर्टेनिटी को। एंड 0.1 मींस प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी जाएगी ये उस मेजर्ड वैल्यू में मौजूद अनसर्टेनिटी को शो करेगी, और इसका मतलब लीस्ट काउंट भी होता है। मतलब मींस दैट कि 10.5 सेंटीमीटर रीडिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं x2 की बात करूं, विच इज इक्वल टू 26.8, सिमिलरली प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू डिस्टेंसेस हैं, x1 एंड x2। अब आपको कहा जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने लगे हैं? हम दी हुई मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम x2 की वैल्यू पुट करते हैं, विच इज 26.8। देन पुट द नेगेटिव साइन बिटवीन दीज टू वैल्यूज एंड द वैल्यू ऑफ x1 इज 10.5। स्टूडेंट्स, यहां पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम मेजर्ड वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, आपने फिल वक्त
अनसर्टेनिटीज वाली वैल्यूज को इग्नोर कर देना है। आपने अपनी मेजर्ड वैल्यूज को रूल्स के मुताबिक, दिए हुए क्वेश्चन के मुताबिक ऐड कर लेना है या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जिस तरह इस एग्जांपल में हमें क्या बताया गया है कि हमने x2 माइनस x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट, जब हम x2 माइनस x1 को सोल्व करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 16.3 सेंटीमीटर। लेकिन हमने तो अपने फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम की लाइन को दोबारा रीड करते हैं। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड। इट मींस दैट कि आपकी दी हुई टू रीडिंग्स के अंदर फर्स्ट वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इट इज 0.1 सेंटीमीटर। सेकेंड वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इट इज आल्सो इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो जब हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी इट विल बी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, की लाइन को फॉलो करते हुए हमने देखा कि हम चाहे अपनी मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें, अगर इन्हीं मेजर्ड वैल्यूज को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसी एग्जाम्पल में आपको x2 माइनस x1 की बजाय आपसे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 प्लस x1 और x1 प्लस x2, मीन्स दैट हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं वैल्यूज को ऐड करके। लेकिन आपकी बुक में स्टूडेंट्स सिर्फ एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, जब हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, मैं अगेन बता रहा हूं कि वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐड करना हो, आपने फिल वक्त एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज मींस जो वैल्यूज प्लस माइनस के बाद में लिखी हुई हैं फिल वक्त उनको इग्नोर कर देना है। तो 10.5 और 26.8 को ऐड करने से हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 37.3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको यह भी कहा जाएगा कि आपने फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है। अगेन हम की लाइन को रीड करते हैं। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड। तो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट रीडिंग के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1, सेकंड के अंदर अगेन 0.1, तो दोनों को ऐड करने से हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरह एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को प्रिसिजन या फिर लीस्ट काउंट भी कहा जाता है और ये वैल्यू हमेशा प्लस माइनस के बाद में लिखी जाएगी। और इस वैल्यू से हमें यह भी मालूम हो जाता है फॉर एग्जांपल कि 10.5 रीडिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट या प्रिसिजन कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली 26.8 सेंटीमीटर रीडिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट या प्रिसिजन कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आज के मेन टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी की लाइन लिखते हैं और की लाइन हमें कहती है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन percentage uncertainties are always added। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिहाज से सेकंड पॉइंट में एक चेंज आया है। फर्स्ट पॉइंट में हम किन चीजों को ऐड करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम किस चीज को ऐड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को। स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहते हैं।
स्टूडेंट्स अब इसी पॉइंट को, इसी की लाइन को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको 2 वैल्यूज गिवन हो सच एज वोल्टेज एंड करंट। स्टूडेंट्स आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू प्रोवाइड की जाती है और आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और ना सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है बल्कि आपको यह भी कहा जाएगा आल्सो कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है। वोल्टेज इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट इज इक्वल टू 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर and you are asked to find the value of resistance and also calculate the total uncertainty in the value of resistance। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को फर्दर सॉल्व करने से पहले हम गिवन डाटा को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा प्लस माइनस के बाद में लिखी जाने वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और स्टूडेंट्स इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। लेकिन प्लस माइनस से पहले लिखी जाने वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह 5.2 एंड 0.84 इट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमने डाटा भी लिख लिया और हमने ये भी लिख लिया कि हमें किस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में कोई एक फॉर्मूला आ रहा होगा जिसमें अगर हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू को पुट करें और रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सके। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ we can calculate the value of resistance or voltages and current is given R is equal to V over I। तो स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी से पहले हम सिंपल वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू और करंट की मेजर्ड वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू है 5.2, करंट की मेजर्ड वैल्यू है 0.84। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 6.19। स्टूडेंट्स वोल्टेज और करंट की वैल्यू डिवाइड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो है 6.19 ओहम्स। जैसा कि आपको मालूम है रेजिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, ओहम में। तो स्टूडेंट्स 6.19 रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन आज के टॉपिक में हमने ये सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में अपने फाइनल रिजल्ट में हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की लाइन को दोबारा रीड करते हैं, विच स्टेट्स दैट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड। लेकिन हमें तो गिवन डाटा के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज को पता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम एक फॉर्मूला देखते हैं जिसके अंदर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू को पुट करने के बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम A.U रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू we can also show measured value by M.V। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। और स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है
परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए हम अपने रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला देखने के बाद अब हम इंडिविजुअली सबसे पहले वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, देन हम करंट की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी अबव इक्वेशन की मदद से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज किसके इक्वल आएगी? व्हाट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज? इट इज 0.1, द वैल्यू विच इज रिटन आफ्टर प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू वोल्टेज की कितनी है? 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा अबाउट 2%, तकरीबन 2%। अगर हमारा आंसर 1.99 आ रहा है तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम इसको राउंड ऑफ करके सिंगल डिजिट की फॉर्म में 2% लिख सकते हैं। अगेन, अगर हम इसी फॉर्मूला की मदद से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट निकालना चाहते हैं तो करंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है? 0.05 और करंट की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। अगेन स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा इट इज 6%। तो स्टूडेंट्स, हमने वोल्टेज और करंट दोनों के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट कर ली है। की लाइन को दोबारा देखें जो कि क्या कहती है? फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड। हमने अपनी कैलकुलेशन में वोल्टेज और करंट को डिवाइड किया है, लेकिन अपने फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी के लिए हम वोल्टेज और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट की वैल्यू को डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट आया 6.19। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स का रेफरेंस दूं, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में यह बात सीखी थी कि जब भी हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे आंसर के अंदर कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने डाटा के अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप देख सकते हैं डाटा के अंदर वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है। वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, करंट की मेजर्ड वैल्यू के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका मतलब है हमारे फाइनल रिजल्ट रेजिस्टेंस की मेजर्ड वैल्यू के अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं लास्ट डिजिट को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डिजिट 9, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है जब भी हम किसी एक ऐसे डिजिट को राउंड ऑफ करें जो ग्रेटर देन 5 हो तो उससे पहले वाले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे। तो 1 क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 6.2। तो आपकी रेजिस्टेंस की फाइनल मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी? 6.2। लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो अगेन की लाइन के मुताबिक हम लिख सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ करंट। बिकॉज फॉर्मूला के मुताबिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने वोल्टेज और करंट को डिवाइड करने से निकाली है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के अंदर अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो अनसर्टेनिटी के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां आप देख सकते हैं वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 2%। करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है? 6%। दोनों को ऐड करने से फाइनल रिजल्ट कितना आया? 8%। तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 6.2 बट विद परसेंटेज
अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम अपनी फाइनल वैल्यू के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा, डाटा के अंदर जो हमें अनसर्टेनिटी गिवन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमने अपने फाइनल आंसर के अंदर जो अनसर्टेनिटी निकाली है इट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो अगर फैशन की या रूल की बात की जाए तो रूल और फैशन के मुताबिक आपके फाइनल रिजल्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखे होने चाहिए। तो अगेन स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की मदद से परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, सिमिलरली इसी फॉर्मूला की मदद से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की मदद से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी फॉर्मूले को मैं इक्वेशन 1 का रेफरेंस दूं तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करने से किसकी, रेजिस्टेंस की। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले हम यहां पर रेफरेंस लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस इज 8% इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज अननोन। हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बट द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 6.2 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर इसी इक्वेशन में हम अननोन वैल्यू को इक्वल के एक तरफ सेपरेट कर दें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 6.2 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0.5। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, अब हमने रेजिस्टेंस की फाइनल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनली रेजिस्टेंस को हम किस तरह लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी टॉपिक को मैं विद इन 2 और 3 लाइंस रिपीट करने की कोशिश करूं, समराइज करने की कोशिश करूं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने देखा फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। फिर हमने देखा कि अगर हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन हो, ना सिर्फ हम ओहम्स लॉ की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि हमने इस एग्जाम्पल में रेजिस्टेंस की फाइनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने ओहम्स लॉ को यूज करते हुए वोल्टेज और करंट की मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड करने से रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू निकाली विच इज 6.19। लेकिन 9 को हमने क्या किया, राउंड ऑफ, बिकॉज डाटा के अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 2, तो हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2। तो फाइनली रेजिस्टेंस की मेजर्ड वैल्यू क्या कैलकुलेट की गई, 6.2। लेकिन अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट किया, देन हमने करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट किया, और फाइनली रेजिस्टेंस में टोटल अनसर्टेनिटी के लिए हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट की वैल्यूज को ऐड कर दिया, और ऐड करने से स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट आया 8%। तो फाइनली हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 6.2
बट विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने अपनी परसेंटेज वैल्यू को, हमने अपने फाइनल रिजल्ट को डाटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश की। और डाटा में आपको वैल्यूज किस तरह गिवन थी, मेजर्ड वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और हमने क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इक्वेशन 1 की मदद से अगेन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू में कन्वर्ट किया, जो कि किसके इक्वल आई, 0.5। और फाइनली स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल आया, R इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम, जिसमें 6.2 आपकी मेजर्ड वैल्यू है और 0.5 इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी है। स्टूडेंट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद अब हम देखेंगे कि पावर फैक्टर के लिए टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स पॉइंट 3 की लाइन को देखा जाए तो आपने किस लाइन को, अपने किस मेन पॉइंट को अपने माइंड में रखना है, फॉर पावर फैक्टर मल्टीप्लाई the percentage uncertainty of measured value with that power। स्टूडेंट्स की लाइन को देखने के बाद अब हम एक एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको एक स्फेयर का रेडियस दिया जाता है विच इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने उस स्फेयर के रेडियस की वैल्यू क्या मेजर की है, 2.25, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स स्फेयर की रेडियस की वैल्यू को लिखने के बाद आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। To calculate the volume of sphere with the help of this radius, we are going to use this formula which is equal to 4/3 pi r cube। हम इस फॉर्मूले को इक्वेशन 1 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को इग्नोर करते हैं, हम जस्ट वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसी इक्वेशन के अंदर सबसे पहले पाई की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 3.14। देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस विच इज इक्वल टू 2.25 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स जब कैलकुलेटर की मदद से इन तमाम वैल्यूज को सोल्व किया जाएगा तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए आपके वॉल्यूम के फाइनल रिजल्ट में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, जितने डाटा में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो डाटा में तो सिर्फ एक वैल्यू गिवन है विच इज रेडियस, और रेडियस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 3। तो वॉल्यूम के अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ओनली 3। तो हम 9 को भी राउंड ऑफ करेंगे, 8 को भी, और फाइनल आपकी वैल्यू वॉल्यूम की क्या होगी आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब हमने देखना यह है कि वॉल्यूम के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू को निकालने से पहले हम अगेन की लाइन को रीड करते हैं। फॉर पावर फैक्टर मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मेजर्ड वैल्यू
विद दैट पावर। आप देख सकते हैं कि हमने वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ रेडियस, और रेडियस के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.01। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1, अगर हम वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट 2 में हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर यहां पर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू विच इज रिटन आफ्टर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन विच इज इक्वल टू 0.01। रेडियस की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 2.25 मल्टीप्लाई 100 फॉर परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज इक्वल टू 0.4%। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो एक रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू है। फॉर्मूला देखिएगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर हमने रेडियस का क्यूब फाइंड किया है। इट मींस दैट क्यूब का मतलब है कि वॉल्यूम के अंदर टोटल रेडियस की 3 वैल्यूज मौजूद हैं। तो इसीलिए की लाइन के अंदर लिखा गया है कि पावर फैक्टर के लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को उस पावर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स, सिंगल रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 0.4%। तो रेडियस के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या होगी? टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय द सिंगल परसेंटेज वैल्यू ऑफ रेडियस विच इज इक्वल टू 0.4%। तो स्टूडेंट, जब हम 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.2%। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वॉल्यूम की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ चुकी है जो कि किसके इक्वल है? 1.2%। तो वॉल्यूम की वैल्यू को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 47.7 सेंटीमीटर क्यूब विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 1.2%। लेकिन स्टूडेंट्स, अगेन पॉइंट 2 के मुताबिक जिस तरह हमने पॉइंट 2 के अंदर फाइनली परसेंटेज वैल्यू को हमने टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू में कन्वर्ट किया था, सिमिलरली हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है? 1.2। वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 47.7। वॉल्यूम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? इट इज अननोन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को सेपरेट आउट करें तो किसके इक्वल आएगा फॉर्मूला? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 47.7 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 0.6। तो फाइनली वॉल्यूम की वैल्यू को हम किस तरह लिखेंगे? द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। Now students, this is our final answer of volume with its total uncertainty। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरह ऐसी मेजरमेंट्स जिसमें हम किसी वैल्यू की पावर फाइंड करते हैं उसके फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। पॉइंट 3 को कंप्लीट करने के बाद
अब हम देखते हैं कि ऐसी मेजरमेंट्स जिसमें हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज वैल्यू के लिए टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू असेस द टोटल अनसर्टेनिटी फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सिंगल एक की लाइन नहीं बल्कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो बारी बारी उन स्टेप्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 की बात की जाए, स्टेप नंबर 1 के मुताबिक आपको जो वैल्यूज गिवन होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ given measurements। स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आपने सबसे पहले उनकी एवरेज वैल्यू निकालनी। और एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर 5 वैल्यूज गिवन है, हम 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे और देन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 5 हैं उससे क्या करेंगे? डिवाइड। तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। Then students, find the deviation of each value from the average value। स्टूडेंट्स, पॉइंट 2 हमें क्या कह रहा है कि एवरेज वैल्यू फाइंड करने के बाद हम एवरेज वैल्यू से हर गिवन वैल्यू की क्या निकालेंगे? डेविएशन। डेविएशन मींस दैट कि गिवन वैल्यूज का कितना डिफरेंस है एवरेज वैल्यू से। अभी हम इन पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, पॉइंट 3 की बात की जाए, पॉइंट 2 में जब हम अपनी हर वैल्यू की डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम आवर एवरेज वैल्यू, देन फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मींस दैट जिस तरह हम हर वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे अपनी एवरेज वैल्यू से, तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ आंसर्स आएंगे और उन आंसर्स का दोबारा फिर हम मीन निकालेंगे और वो मीन वैल्यू फाइनली आपकी क्या होगी? टोटल अनसर्टेनिटी फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। फाइंड द मीन डेविएशन विच विल बी टोटल अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर इन पॉइंट्स को रिपीट करें, स्टेप नंबर 1, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन मेजरमेंट्स। स्टेप नंबर 2, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। एंड स्टेप नंबर 3, फाइंड द मीन डेविएशन विच विल बी आवर टोटल फाइनल अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ वैल्यूज हैं 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 and 1.21. For example students, these are the measured values. For example, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। स्टेप नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इन ऑल वैल्यूज की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 एंड फाइनली
वी विल डिवाइड दीज वैल्यूज बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टूडेंट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज को ऐड करने के बाद जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 1.21 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल कि अबव रीडिंग्स भी आपको मिलीमीटर में गिवन है, तो आपकी एवरेज वैल्यू भी किस में आएगी? मिलीमीटर में, विच इज इक्वल टू 1.21। तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट किया है। अब स्टेप नंबर 2 हमें क्या कहता है? कैलकुलेट द डेविएशन। डेविएशन मींस दैट कि अब हम इस एवरेज वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे इंडिविजुअल वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1.21 को सब्ट्रैक्ट करता हूं 1.20 के साथ, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपकी डेविएशन की वैल्यूज क्या आएंगी? सबसे पहली वैल्यू आएगी 0.01। नाउ अगर मैं 1.21 को 1.22 के साथ सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्शन से पहले आएगी और स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्शन के बाद में। तो अगर मैं 1.22 को 1.21 से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अगेन आपका आंसर क्या आएगा? 0.01। नेक्स्ट अगर मैं 1.21 को अगर मैं 1.21 को सब्ट्रैक्ट करता हूं 1.23 के साथ, नाउ वी विल गेट 0.02। दिस इज द डेविएशन ऑफ द थर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। नाउ अगर फर्दर वैल्यू की डेविएशन निकाली जाए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.21 माइनस 1.19, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0.02। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज 1.22 एंड द एवरेज वैल्यू इज 1.21। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.01। अगर लास्ट वैल्यू की डेविएशन निकाली जाए तो आप देख सकते हैं कि बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, लास्ट वैल्यू भी और एवरेज वैल्यू भी, तो आपकी फाइनल डेविएशन क्या आएगी? 0। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इन डेविएटेड वैल्यूज की, इन डेविएशन वाली वैल्यूज की एवरेज कैलकुलेट करेंगे और अगेन एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इन वैल्यूज को ऐड करेंगे। एंड देन फाइनली हम इन वैल्यूज को टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ क्या करेंगे? डिवाइड। तो 6 के साथ डिवाइड करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 0.01 मिलीमीटर। दिस विल बी योर टोटल अनसर्टेनिटी और फाइनल अनसर्टेनिटी फॉर द एवरेज वैल्यू। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम अपनी वैल्यू को कैसे लिखेंगे? हमारी एवरेज वैल्यू क्या थी? 1.21 और इस वैल्यू के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल है? 0.01 और फाइनली यूनिट इज मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरह एवरेज वैल्यूज के अंदर हम टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें स्टेप नंबर 1 हमें क्या कहता है? सबसे पहले गिवन वैल्यूज की हमने एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देन स्टेप नंबर 2 उस एवरेज वैल्यू की डेविएशन निकालनी है हर इंडिविजुअल वैल्यू से, मींस के सब्ट्रैक्ट करके हमने आंसर निकालना है। एंड स्टेप नंबर 3 के उन डेविएटेड वैल्यूज की फाइनली हम एवरेज फाइंड करेंगे और वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा एवरेज का, दैट विल बी योर टोटल अनसर्टेनिटी फॉर द एवरेज वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में आपका फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल है? 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है हाउ टू कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर काफी मेजरमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें हम वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फाइनल रिजल्ट्स में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? तो सबसे पहले इस पॉइंट की की लाइन को डिस्कस करते हैं, विच इज
to calculate the total uncertainty for timing experiments, divide the least count of timing device by the number of vibrations. स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट उस डिवाइस का, फॉर एग्जांपल वो डिवाइस ऑब्वियसली स्टॉप वॉच होगी, तो स्टॉप वॉच का या उस टाइमिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट को हम टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इस पॉइंट और इस की लाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और उस सिंपल पेंडुलम की 30 वाइब्रेशंस का जो टोटल टाइम है इट इज इक्वल टू 54.6 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 54.6 सेकेंड्स। इसका मतलब है पेंडुलम ने 30 वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगाया है वो कितना है, t is equal to 54.6 seconds. This is the time for 30 vibrations. लेकिन अब आपको स्टूडेंट्स कहा जाता है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम। अब स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने से पहले आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड is the time to complete one vibration of any vibrating body। कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा हम उसको क्या कहेंगे, उसका टाइम पीरियड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस की बात है कि अगर 30 वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 54.6 सेकेंड्स, तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, हम टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स, यहां पर टोटल टाइम कितना गिवन है, 54.6 सेकेंड्स एंड द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर 30। तो जब हम दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1.82 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, गिवन डाटा से हमने उस पेंडुलम का टाइम पीरियड तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस टॉपिक में हमारा जो मेन टारगेट है, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, फाइनल टाइम पीरियड में टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम की लाइन को दोबारा रीड करते हैं। For the timing experiments, divide the least count of the timing device by the number of vibrations. Very simple students. इस केस में total uncertainty निकालना बहुत ही simple है। हम just क्या करेंगे, total uncertainty in time period will be equal to total uncertainty will be equal to, for this case is equal to the ratio of least count and number of vibrations। जैसा कि की लाइन में स्टूडेंट्स आप रीड कर सकते हैं कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम उस टाइमिंग डिवाइस, जो कि स्टॉप वॉच हो सकती है, उस स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम जो स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड्स।
और इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 30। तो जब हम 0.1 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.003 सेकेंड्स। दिस इज द टोटल अनसर्टेनिटी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स हम फाइनली टाइम पीरियड की वैल्यू को कैसे लिखेंगे? t इज इक्वल टू 1.82 with the maximum possible uncertainty of 0.03 and lastly we put the unit of time which is second. तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है जिसमें हमने ना सिर्फ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया बल्कि जो हमारा मेन मोटिव था हाउ टू कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हमने सिंपल क्या किया, उस टाइमिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ क्या किया, डिवाइड। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि डेली लाइफ में जो मेजरमेंट्स की जाती हैं जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ तक के कोई पावर फैक्टर आ जाए और या फिर किसी वैल्यू की मीन वैल्यू निकालनी हो या किसी एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड फाइंड करना हो, तो इन तमाम मेजरमेंट्स के फाइनल रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।